जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हिंदी गद्य साहित्य की सीरीज को हम लेकर चल रहे हैं और आज जो हमारा ये सेकेंड डे है, जिस तरीके से हमने आपको रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास की कृति जो थी उसकी सीरीज को कंटिन्यू किया था, उसी तरीके से गद्य विधा में हम यहाँ रामचंद्र तिवारी के द्वारा जो गद्य साहित्य का इतिहास है, इसमें उपन्यास विधा पर चर्चा कर रहे हैं। और आपको हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में संपूर्ण जानकारी दे दी थी कि किस तरीके से किस विषय वस्तु के साथ हमें आगे बढ़ते चलना है। हम खंड 1 से शुरुआत नहीं किए हैं, बल्कि खंड 2 जो कि उपन्यास की विविध विधाओं से संबंधित है, तो हम सीधे जो है उपन्यास विधा से बात कर रहे हैं। तो उपन्यास विधा पे हमने पहले ही क्लास में कुछ चर्चा की थी। इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बताया भी था कि कैसे उपन्यास विधा का अंग्रेजी जो साहित्य है वहां से बांग्ला साहित्य पर उसका प्रभाव पड़ा और बांग्ला साहित्य से किस तरीके से बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद करके हिंदी में भी उसका बहुत प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ पे आपको ये बताया था कि उपन्यास की परिभाषा अगर देखें तो उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। और काल्पनिक कथा है तो काल्पनिक कथा में सांस्कृतिक भी कथा हो सकती है, कथा सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, लोक कथात्मक भी हो सकता है, आंचलिक भी हो सकता है, वातावरण प्रधान हो, जासूसी हो, समस्या प्रधान हो, भाव प्रधान हो। यानी यहाँ पे उपन्यास के आपके सब टाइप्स में आपने देखे थे तो कई प्रकार के उपन्यास हो सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के उपन्यास से जहां से क्वेश्चन लगातार आते हैं और किस तरीके से किशोरी लाल शर्मा जी ने विभाजन किया है, वो थोड़ा सामान्य उपन्यास का विभाजन का देखा जाता है कि उन्होंने जिस तरीके से बांटा है, तो हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पे देखिए जो ये इंडेक्स है सांस्कृतिक, सामाजिक, यथार्थवादी, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक उपन्यास। तो हमने पहले ही उपन्यास में जब आपको इंडेक्स दिखाया था कि कैसे जो है गद्य साहित्य में रामचंद्र तिवारी जी ने पूरे उपन्यास को विधाओं को जिस तरीके से बांटा है और उसमें उपन्यासकार के नाम आपने देखे थे, तो आपको बहुत सारे उपन्यासकार के नाम यहाँ पे देखने को मिले। यानी उपन्यास के विकास में आपने देखा था कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, उनके प्रेरणा स्रोत कौन रहे, वर्गीकरण, सामाजिक उपन्यासकार। और सामाजिक उपन्यासकार में आपने देखा कि ऐतिहासिक उपन्यास, अगर ऐतिहासिक उपन्यास दिया गया है तो उपन्यासकार के नाम भी आपको पता होने चाहिए। जासूसी घटनात्मक उपन्यास, तो जासूसी घटनात्मक में अद्भुत घटना प्रधान, अनुदित उपन्यास दोनों ही आता है। इसी तरीके से फिर प्रेमचंद युगीन उपन्यास पे बात करेंगे, लेकिन आज जो स्पेसिफिक हम बात करने वाले हैं वो प्रेमचंद जी से पूर्व जो उपन्यास लिखा गया है उन पर चर्चा करने वाले हैं। आज का क्लास हमारा प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास पे नहीं है, ये 3 भागों में विभक्त है। एक प्रेमचंद जी से पूर्व का जो समय है और जो उपन्यास विधा में जिनके द्वारा भी लेखनी चलाई गई है वो अलग अलग आप कह सकते हैं कि विभाजन करके, चाहे ऐतिहासिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, तो उनमें हम आज प्रेमचंद जी के पूर्व जो उपन्यास है उन पे बात करेंगे। और जो सेकंड आपका क्लास होगा इसके बाद जो होगा वो प्रेमचंद युगीन, उनके समकालीन जो इतिहासकार एक उपन्यासकार रहे हैं और उनके जो चर्चित उपन्यास है उन पर चर्चा करेंगे। अब आप सीधे यहाँ पे मूल टेक्स्ट पे आने से पूर्व जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम यहाँ पे आपको एक बार इंडेक्स दिखाते हैं कि आपको जो है किस तरीके से विभाजित करके पढ़ना है, ताकि जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सीधे अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कम समझ में आए। यहाँ पे आपको एक इंडेक्स देखने को मिलेगा जिनको आपको बहुत अच्छे से समझिए, हमने हाईलाइट कर रखा है। प्रेमचंद पूर्व जितने भी युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकार और उपन्यास रहे हैं उनमें जो बार बार पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट उपन्यास को हमने हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक बार आप इस तरीके से देख लीजिए, इसके बाद हम मूल टेक्स्ट पे आ जाएंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। एक तरफ लिस्ट में आपको उपन्यास दिए गए हैं और एक तरफ उपन्यास के कौन उपन्यासकार रहे हैं और उनका समय क्या रहा है ये दिया गया है। उपन्यासकार को ईस्वी में जैसे दिया है कि पंडित गौरी दत्त, इनका समय 1836 से 1906 जो इनका टाइमलाइन है। इसमें इन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है क्योंकि देवरानी जेठानी की कहानी लिखा है और कहानी लिखा है तो हमें ये लगता है कि ये उपन्यास कैसे हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कहानी भले लिखा गया परंतु ये कहानी नहीं है। और यूजीसी नेट के सिलेबस में उपन्यास विधा यूनिट 8 में लगा हुआ भी है। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में लिखा गया, इसका समय भी कई बार पूछा गया है। इसलिए आपको हमने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि हम यहाँ पे जो स्ट्रेटजी अपनाएंगे उसमें फैक्ट
यानी तथ्य पे भी बात करेंगे, तथ्य के साथ जो कॉन्सेप्ट है, मूल अवधारणा, उस पर बात करेंगे। फिर लास्ट के 20 मिनट में हम PYQ सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से आपका ये शुरू हो गया है कि प्रेमचंद पूर्व युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकार और उपन्यास कौन कौन से रहे हैं। तो पंडित गौरी दत्त, इनके द्वारा देवरानी जेठानी की कहानी, भले ही कहानी है लेकिन वो कहानी नहीं है, मूलतः वो उपन्यास है, और ये इसका समय क्या है 1870। इसके बाद है सदानंद शंभुनाथ मिश्र। सदानंद शंभुनाथ मिश्र, इनका है मनोहर उपन्यास करके 1871 में। इसके बाद ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय। ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय का वामा शिक्षक है 1872 में। 1872 में जो है ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय जो है, इनका है वामा शिक्षक करके 1872 में। श्रद्धाराम फिलौरी, जिनका समय 1837 बताया गया है। भागवती, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भागवती जो है वो किसके द्वारा लिखित जो है उपन्यास है, तो ये है श्रद्धाराम फिलौरी के द्वारा। यहाँ से आप देखेंगे ना कि श्रद्धाराम फिलौरी 1877 का जो टाइम लाइन है, यहीं से मान लीजिए आपके उपन्यास का कालखंड शुरू भी हो जाता है। और फिर जब 1918 में मुंशी प्रेमचंद जी का सेवा सदन आता है, यानी आप ऐसे भी कालखंड को देखेंगे तो 1850 से भारतेंदु युगीन जो काल है वो शुरू हो जाता है। और फिर 1850 से 1900 का जो कालखंड होता है, तो 1850 से 1900 के कालखंड को हम भारतेंदु युग में बांटते हैं। और फिर मान के चलिए कि वही 1900 से 1920 का समय हम द्विवेदी युग को, तो जो भारतेंदु प्लस द्विवेदी युग को मिला के अगर देखें तो जो जर्नी रही है पूरी, वो प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास काल की रही है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे ये देखिए क्रम से देवरानी जेठानी की कहानी 70 में आया था, 1870 में पंडित गौरी दत्त द्वारा। ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय के द्वारा वामा शिक्षक 1872 में आया। और इनके अलावा श्रद्धाराम फिलौरी का 1877 में, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रहस्य कथा करके है। देखिए ये चारों ही, एक चीज ध्यान रखिएगा, जिनके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनको हम जो है आपको बताते रह रहे हैं। जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, इनका जो ये रहस्य कथा करके है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये जितनी भी रचनाओं का नाम दिया गया है, ये बार बार आपके एग्जाम में है ना, लगातार ये पूछा गया है। नूतन ब्रह्मचारी किसका है, 100 अजान एक सुजान किसका है, सद्भाव का अभाव क्या है। और उसमें सबसे ज्यादा 100 अजान एक सुजान पूछा गया है, जिसका समय भी 1892 है, आपको समय भी ध्यान में रखना है। इसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह का देखें तो यहाँ पे श्यामा स्वप्न करके है, और ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न, इसका समय क्या है, तो इसका समय है 1888। लाला श्रीनिवास दास, इनका है परीक्षा गुरु। तो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882, मौलिक उपन्यास इसको माना जाता है। लेकिन अपने ढंग का ये एक तरीके से ना अंग्रेजी ढंग का ये पहला जो है मौलिक उपन्यास माना जाता है। अभी मूल टेक्स्ट में इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए राधाचरण गोस्वामी, 1859 से 1925 का कालखंड इनका है, और इनके द्वारा जो रचना है वीर बाला करके 1884 में दिया गया है, वीर बाला। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री का समय ही दिया गया है 1861 और 1913, यानी 1861 से लेके 1913 का जो कालखंड रहा है, ये इसमें चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, चंद्रकांता संतति, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पूरे हिंदी जगत में एक मतलब धूम सा मचा दिया था। जिसको हिंदी नहीं भी पढ़ना था, चंद्रकांता का ये प्रभाव था एक समय समाज पे कि जो हिंदी नहीं पढ़ने वाले थे, बहुत लोगों को चंद्रकांता पढ़ना था, इसलिए हिंदी सीख लिए थे। इसलिए जो ये चंद्रकांता है अपने आप में 1882 में आया, और 1882 में देखिए दोनों ही उपन्यास इंपॉर्टेंट आए। एक तो देवकी नंदन खत्री का हो गया इंपॉर्टेंट, और इनके अलावा जो है देवकी नंदन खत्री के अलावा परीक्षा गुरु भी 1882 वो उसी कालखंड में आए। इसलिए आपको दोनों को इंपॉर्टेंट मान के दोनों को ध्यान में रखना है। इसके बाद है चंद्रकांता हो गया, और नरेंद्र मोहिनी करके, नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी, और इनके अलावा अनूठी बेगम, तो अनूठी बेगम करके है, ये 1905 में है अनूठी बेगम। और इसके बाद है चंद्रकांता संतति। देखिए 1882 के बाद, यानी देवकी नंदन खत्री ने जो है वीरबाला, तो चंद्रकांता तो इनका 1882 में आया, और 1882 में चंद्रकांता के बाद चंद्रकांता संतति छठा भाग करके ये 1896 में आया था। इसके बाद लज्जाराम मेहता। लज्जाराम मेहता का यहाँ पे दिया गया 1863 से 1931। धूर्त रसिक लाल 1889, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904 ईस्वी, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख
सुशीला विधवा 1907, आदर्श सिंधु। आदर्श सिंधु भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आदर्श सिंधु किसके द्वारा लिखा गया है? लज्जाराम मेहता के द्वारा। तो धूर्त रसिक लाल हो गया। इनके अलावा स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी हो गया। आदर्श दंपति हो गया 1904 में। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख। राधा कृष्ण दास, इनके द्वारा निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी में राधा कृष्ण दास के द्वारा निसहाय हिंदू। किशोरी लाल गोस्वामी 1865 से 1932 का कालखंड है किशोरी लाल जी का। और यहाँ पे आपको देखिए किशोरी लाल जी का जितना भी उपन्यास है इसको बांट दिया गया है सामाजिक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में। रामचंद्र शुक्ल जी ने किशोरी लाल गोस्वामी को ये माना कि हिंदी के पहले प्रतिष्ठित उपन्यासकार रहे हैं। और आप देखिए इनके उपन्यास को भी सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास के कैटेगरी में बांटा गया है। गोस्वामी जी ने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की। आप इमेजिन करिए कि एक उपन्यास पढ़ने में ही कितना टाइम लग जाता है। इन्होंने अपने समय में 65 उपन्यास लिख डाला। और उसमें भी आप देखते हैं एग्जाम में प्रणय परिणय है, सौभाग्यश्री है, स्वर्गीय कुसुम और कुसुम कुमारी 1901, लीलावती आदर्श सती तो 1901 में दोनों ही लिखा। चपला व नव्य समाज, तरुण तपस्विनी कुटीर वासनी 1905, पुनर्जन्म व सौतिहाडा 1907, माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909 ईस्वी, अंगूठी का नगीना करके है 1918। इसके बाद है हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी 1890 हृदय हारड़ी व, जबकि ये सब ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी, लौंगलता व आदर्श बाला 1890, तारा व छत्रकुल कमलिनी 1902, राजकुमारी 1902, कनक कुसुम व मस्तानी, सुल्ताना रजिया बेगम, मल्लिका देवी व वंग सरोजनी, लाल कोरी व शाही रंगमहल, सोना और सुगंध व पन्नाबाई, गुलबहार का आदर्श मातृस्नेह। इसके बाद यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का ठेठ हिंदी का ठाठ और अधगिला फूल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का, और इनका समय जो रहा है 1865 से लेके 1941 का जो समय रहा है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का रहा है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 से लेके अधगिला फूल, जो अधगिला फूल का टाइम है 1907। गोपाल राम गहमरी, गोपाल राम गहमरी क्योंकि इनको जो कि जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है गोपाल राम गहमरी को। ध्यान रखिएगा देवकी नंदन खत्री नहीं है ये गोपाल राम गहमरी हैं। तो इनको जो है जासूसी उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। और उनको जो देवकी नंदन खत्री को जो है तिलस्मी अयारी में रखा जाता है। दोनों के बारे में या दोनों में क्या अंतर है अभी हम उस पर मूल टेक्स्ट में देखेंगे, उसमें विस्तार से चर्चा की गई है। तो गोपाल राम गहमरी तो जैसे अभी हमने जस्ट बात किया ना कि किशोरी लाल जी अपने पूरे जीवन काल में देखे तो 65 उपन्यास लिखे, यहाँ तो गोपाल राम गहमरी जी 200 के आसपास लिख दिए हैं। और हर एक जितने भी इन्होंने लिखे हैं उसमें आप देखेंगे उसका मेन थीम क्या रहा है, अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी। मतलब एक तरीके से आपको लगेगा ही जासूसी है ना, तो बहुत डरावना सा ऐसा कुछ जो जितना भी प्रसंग आएगा या नाम आएगा तो वो समझिए कि गोपाल राम गहमरी के द्वारा है। अद्भुत लाश जैसे इन्होंने लिखा, अद्भुत लाश 1896 में, गुप्तचर करके है 1899 में, बेकसूर की फांसी 1900, सरकटी लाश 1900, खूनी कौन। अच्छा इनको याद भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत भी नहीं होगा। अब ऐसे ही देखिए ना, जैसे 1900 से 1901 के बीच में इन्होंने क्या किया, पहले देखा अद्भुत लाश। जैसे याद करने का एक ट्रिक ऐसे ही अगर करें तो एक याद करने का ट्रिक भी हो सकता है, जैसे अद्भुत लाश दे के अद्भुत लाश। गुप्तचर क्या काम करता है, कुछ खोजबीन का पता लगाने का काम करता है, गुप्तचर यही काम करते हैं। तो अद्भुत लाश 1896 में, गुप्तचर 1899 में, बेकसूर को फांसी, किसको फांसी दी जा रही है, बेकसूर को दी जा रही है। अद्भुत लाश और सरकटी लाश दोनों ही है, लेकिन अद्भुत लाश का जो टाइमलाइन है वो 1896, सरकटी लाश 1900 में है। खूनी कौन 1900 में है, बेगुनाह का खून 1900 में है, डबल जासूस 1900 में, मायाविनी 1900, चक्करदार चोरी याद हो आपको, जो पहला हमने क्लास लिया उसमें जो हमने लास्ट में आपको 10 क्वेश्चन कराए थे, उसमें अगर आपको याद हो चक्करदार चोरी करके क्वेश्चन आया था। तो इससे आपको आइडिया लगता है कि वहां पे, क्योंकि आपने एक बार देख लिया कि क्वेश्चन कैसे आता है, और जैसे ही हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं मुझे भी तुरंत याद आ गया कि हाँ ये क्वेश्चन आया था। तो चक्करदार चोरी वहां पे आया था ना, और चक्करदार चोरी 1901 में इन्हीं के द्वारा जो है उपन्यास लिखा गया है। इसके बाद मालगोदाम में चोरी 1901, जासूस की भूल 1901, जासूस की चोरी 1902, मेरी और मेरीना 1905, रहस्य विप्लव 1905, जासूस चक्कर में 1906, भयंकर भेद 1907, किले में खून, भोजपुरी की ठगी 1911 में, जासूस की डायरी 1912, गुप्त भेद 1913,
इनके अलावा जासूस की अयारी 1914, गाड़ी में लाश 1920। तो अब देखिए कोई भी जासूसी अगर लिख रहा है तो जासूसी उपन्यास जो है लिखने वाले किस तरीके से होंगे, उनका नाम भी वो उसी प्रकार रखेंगे। तो यहाँ पे आपको नाम देख के लग रहा होगा कि हाँ ये सब जासूसी उपन्यास की ही श्रेणी में आने लायक उपन्यास के नाम है। अब यहाँ पे देखिए ये उपन्यास के नाम के साथ यहीं पे समाप्त नहीं होता। अब आगे देखिए ब्रजनंदन सहाय 1874, मन्नन द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, भुवनेश्वर मिश्र, गंगा प्रसाद गुप्त। अब यहाँ पे आपको एक साथ सारा याद करना हेडक होगा। अब हम चलिए मूल टेक्स्ट पे देखते हैं कि मूल टेक्स्ट में क्या इन सारे जितने भी हम उपन्यास को यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका जिक्र किया गया है कि नहीं, ताकि आपको ये विश्वास होता चले कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। और किस तरीके से देखिए ये जितने भी मूल टेक्स्ट हैं उन्हीं से मिलके ही आपके गाइड वगैरह बनते, कहीं अलग से नहीं बनते। इससे अच्छा हम क्यों ना मूल टेक्स्ट को ही अच्छे से आत्मसात कर ले, सारी समस्या वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ से आपका शुरू होता है हिंदी उपन्यासों का विकास। हमने कल कुछ भी आपको उपन्यास के विकास से शुरू नहीं किया था, हमने कहा था उपन्यास के विकास से जो यात्रा होगी वो आज से शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पे हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास में हमने कहा था कि जो भी किसी कालखंड को प्रभावित करता है उन्हीं के नाम पे विभाजन कर दिया जाता है। तो उपन्यास के क्षेत्र में आप देखेंगे प्रेमचंद जी जो है, प्रेमचंद जी ही पूरे उपन्यास कालखंड को प्रभावित करते हैं। उनके प्रभाव से जो उपन्यास विधा में उन्होंने लेखनी चलाई है उनके तुलना में अगर देखा जाए या उनकी तुलना करें तो और कोई नहीं मिलता। इसलिए प्रेमचंद जी को आधार मान के विभाजन किया गया है, प्रेमचंद जी से पूर्व, प्रेमचंद जी के युगीन में, प्रेमचंद पश्चात। प्रेमचंद पूर्व जो हिंदी उपन्यास का समय है वो 1877 से 1918 यानी प्रेमचंद जी से पहले का जो समय माना जाता है। जब सेवा सदन आ जाता है उपन्यास उतने कालखंड तक माना जाता है, 1877 से लेके 1918 तक। आपको ये ध्यान रखना है कि 1877 में कौन सा उपन्यास आता है, 1918 में कौन सा आता है। और हमने ये भी आपको बताया कि भारतेंदु जी का समय लगभग वही 1850 से शुरू हो जाता है और ये यात्रा 1900 तक चलता है। यानी जो भारतेंदु काल है, आधुनिक काल में जो भारतेंदु युग है 1850 से 1900, और 1900 से लेके 1918 का कालखंड हम देखते हैं द्विवेदी काल का। यानी जो प्रेमचंद जी से पूर्व जो उपन्यास लिखा जा रहा था उसमें आपका प्रेमचंद युग प्लस द्विवेदी युग, इन दोनों ही युगों में मिला के जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं वो सब प्रेमचंद जी से पूर्व के समय में लिखे गए उपन्यास है। अब यहाँ पे देखिए प्रेमचंद पूर्व युग में हिंदी उपन्यास साहित्य की मर्यादा सन 1877 ईस्वी से 1918 तक माना जाता है। हम क्यों इसको मानते हैं कि 1877 से शुरू होता है, कुछ ऐसा कोई उपन्यास तो आया होगा जिससे हम आधार मान सकते हैं कि हाँ यहाँ से उपन्यास शुरू हो गया है। तो वही चीज बताया जा रहा है कि हिंदी उपन्यास साहित्य की मर्यादा सन 1877 से 1918 तक मान्य हो सकती है। सन 1877 ईस्वी में पंडित श्रद्धाराम फुलौरी ने भागवती नामक सामाजिक उपन्यास लिखा। यहाँ पे आपको मिला पॉइंट कि 1877 में पंडित श्रद्धाराम फुलौरी ने भागवती नामक सामाजिक उपन्यास लिखा जिसकी बहुत प्रशंसा हुई। और ये अपने आप में अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास चाहे हो या ना हो, किंतु विषय वस्तु की नवीनता की दृष्टि से हिंदी का पहला आधुनिक उपन्यास अवश्य कहा जा सकता है। इसीलिए हमने कहा ना कि 1877 में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे हम कालखंड की शुरुआत मानते हैं, और 1918 में ही हम क्यों इसको ये मानते हैं कि यहाँ से अब प्रेमचंद युगीन जो है उपन्यास शुरू हो जाता, क्योंकि जो अपने आप में अंत की घोषणा है वो भी किसी ऐसे ही उपन्यास से हुआ होगा। तो आपको हमेशा पहला उपन्यास भी याद रखना है, अंतिम उपन्यास भी याद रखना है। और जो ये यहाँ पे श्रद्धाराम फुलौरी का भागवती उपन्यास है जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की, उनके लेखक का नाम है पंडित श्रद्धाराम फुलौरी। ये किस श्रेणी में आता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक है, राजनीतिक है, ऐतिहासिक, किस श्रेणी का उपन्यास है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो उपन्यास है वो सामाजिक उपन्यास की श्रेणी के तहत आता है। और ये उपन्यास कब आया, 1877 ईस्वी में। अब यहाँ पे क्या ऐसा लगा कि विषय वस्तु की नवीनता की दृष्टि से हम इसको हिंदी का पहला उपन्यास कह सकते हैं। इसके पहले भी एक दो उपन्यास आए लेकिन उसको क्यों नहीं माना गया, उसका भी नाम आपको ध्यान रखना है। सदानंद मिश्र और शंभुनाथ मिश्र, इनके द्वारा संपादित मीन्स होता कोई चीज छापना, तो संपादन में एक मनोहर उपन्यास करके इससे पहले यानी इससे भी 6 साल पहले 1871 में मनोहर उपन्यास का जिक्र मिलता है। और इसका उल्लेख किसने किया है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया है कि इससे पहले भी ये उपन्यास आए हुए हैं, लेकिन ये मौलिक नहीं माना जाता।
संपादकों द्वारा संग्रहित और संशोधित होने के कारण ये मौलिक अपने आप में नहीं माना जाता। तो मौलिक कौन सा माना जाता है? श्रद्धाराम फुलोरी का भागवती। दूसरे, उसकी कथावस्तु के विषय में कोई जानकारी भी नहीं है और उसकी आधुनिकता भी विवादास्पद है। अब हमने कहा कि जब शुरुआत हमने श्रद्धाराम फिलोरी के 1877 के भागवती नामक सामाजिक उपन्यास से शुरुआत माना, तो 1918 पे हमने क्यों इसको ब्रेक कर दिया कि अब तो यहाँ से प्रेमचंद जी के युग की शुरुआत होती, क्योंकि 1918 में ही प्रेमचंद जी का सेवा सदन उपन्यास आता है। अगर आप में से किसी ने भी सेवा सदन उपन्यास पढ़ा हो और इसका उर्दू में, क्योंकि तब क्या होता था कि जैसे सेवा सदन है ना, अनुवाद मतलब कि पहले हर एक उपन्यास में आपने देखा होगा कि प्रेमचंद जी ने भी लिखा था तो उर्दू में लिखा था। तो इसको सेवा सदन नाम जो दिया गया है, तो इसका उर्दू में क्या नाम था, इसका जो उत्तर जिसे भी पता हो उसको कमेंट में करना। मैंने आज वाला जो वीडियो डाला है, हमने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक वही हमने पूछा था कि हाँ, मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे किया था, लेकिन किसी ने उत्तर दिया मानस का हंस। बाय द वे, हो सकता है वो क्वेश्चन गलत भी दिए हों, लेकिन कुछ तो दिमाग में रहा कि वो सक्रियता से सुन रहे थे। हमारे पूछने का यही मतलब होता है कि आप बहुत सक्रिय होकर सुन रहे हैं कि नहीं। आपको पता हो कि जो सेवा सदन उपन्यास है 1918 में, जहां से हम प्रेमचंद युगीन उपन्यास का शुरुआती कालखंड मानते हैं, तो आप ये बताएंगे इसका उर्दू में क्या नाम था, और इसके बाद हम आपको बताएं कि ये जो उपन्यास है सेवा सदन करके, हम यहीं पे अभी नहीं बताएंगे, आप इसको रिकॉल कराइएगा। तो हम नेक्स्ट जो है जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि इस उपन्यास को समझने के लिए आप कौन सी एक सीरीज इस पे बनी हुई है, उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको ये उपन्यास पूरा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और सच में ये उपन्यास बिल्कुल अद्भुत है, लेकिन वो उर्दू नाम से है। तो आपको सेवा सदन का जो उर्दू में ये नाम है, क्योंकि ये उसका पहले उर्दू में था, फिर इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, तो आपको उसे बताना है, फिर हम आगे उसे बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए 1918 में प्रेमचंद का जो सेवा सदन उपन्यास प्रकाशन में आया, ये हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम में निश्चित रूप से नए युग के सूत्रपात का द्योतक था। कुछ नया हुआ, इसीलिए इसको प्रेमचंद युगीन में लाया गया। अतः प्रेमचंद पूर्व युग के तहत सन 1877 से लेकर 1918, इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि भागवती से लेकर सेवा सदन तक की यात्रा, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग दोनों को मिला के जितने भी पहले कालखंड में उपन्यास लिखे गए, उनको प्रेमचंद पूर्व उपन्यास की श्रेणी में रखते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके मन में उठता है कि ये उपन्यास विधा आया कहाँ से, जिनको हमने बहुत संक्षेप में ही आपको फैक्ट के रूप में बताया था कि बांग्ला साहित्य से हमारे यहाँ का उपन्यास बहुत प्रभावित है। तो इसका मतलब बांग्ला साहित्य में भी वो लोग भी कहीं से प्रभावित हुए होंगे। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में जो उपन्यास है, उपन्यास रचना की प्रेरणा बांग्ला साहित्य से मिला, ये तो हिंदी में मिला। और भारतेंदु युगीन हिंदी उपन्यासों पर विचार करते हुए रामचंद्र जी क्या लिखते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यास की ओर ध्यान जा चुका था। इस समय तक बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए उनके अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। स्पष्ट है कि हिंदी लेखकों का ध्यान नए ढंग के उपन्यासों की रचना और बंग भाषा की देखा देखी आकृष्ट हुआ। इसमें संदेह नहीं कि भागवती की रचना 1877 ईस्वी के पूर्व ही बांग्ला में सामाजिक एवं ऐतिहासिक दोनों प्रकार के कई उपन्यास लिखे जा चुके हैं। यानी भागवती की रचना जो है, हम लोग जो समझ रहे हैं 1877 में, जिसे हम कालखंड की शुरुआत मान रहे हैं, यहाँ पे शुक्ल जी कह रहे हैं कि नाटक हो या निबंध, उनकी तरफ तो विशेष झुकाव होने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यास की ओर भी लोगों का ध्यान जा चुका था कि हाँ, कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है। और जिससे हम अपनी हिंदी साहित्य में कालखंड की शुरुआत मानते हैं उपन्यास के, इससे बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास पहले भी बंग भाषा में लिखे जा चुके हैं। लेकिन हम हिंदी में अगर अपने आधुनिक ढंग से अगर कहें कि हिंदी में कौन सा है, तो ये श्रद्धाराम फुलोरी का यही है। और इसमें संदेह नहीं कि भागवती की रचना 77 के पहले जो है बांग्ला में सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रकार के उपन्यास लिखे जा चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ उपन्यासों के नाम गिनाए गए हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भवानी चरण बांदोपाध्याय का नौ बाबू बिलास करके, ये 1825 में आया था उपन्यास भवानी चरण बांदोपाध्याय, और इनके द्वारा कौन सा है, नौ बाबू बिलास करके, नौ बाबू बिलास 1825 ईस्वी। और टेकचंद ठाकुर के द्वारा 1814 से 83 ईस्वी का अलालेर घरेर दलाल 1857। हमने जब पहली सीरीज में बात की थी, पहले वीडियो में बात किया था, तो अलालेर घरेर दलाल 1857 इसके बारे में इसलिए बात किया था
कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक बांग्ला में ये पहला है, इसलिए पूछा भी जाता है। तो भवानी चरण बंदोपाध्याय का नवाबू बिलास करके 1825 में, टेकचंद ठाकुर का 1814 से 83 में, नाम है अलालेर घरेल दलाल, अलालेर घरेर दलाल 1857 में। बांग्ला में बहुत ही लोकप्रिय हुए। और किशोरी लाल गोस्वामी 1865 से 1932 ईस्वी के चपला उपन्यास, देखिए चपला किसका है, चपला जो उपन्यास है वो किसका है, किशोरी लाल गोस्वामी का 1865 से 1932 के चपला उपन्यास 1903 ईस्वी में नौ बाबू की छाया स्पष्ट दिखती है। यानी जो नौ बाबू हैं, यानी भवानी का नौ बाबू बिलास, यानी भवानी चरण बंदोपाध्याय ने लिखा था नौ बाबू बिलास, और अपने यहाँ पे जो किशोरी लाल गोस्वामी हैं, इन्होंने जो लिखा चपला उपन्यास 1903 में, ये कहा जाता है कि जो इन्होंने चपला उपन्यास लिखा है उस पे नौ बाबू बिलास का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में, अब यहाँ पे देखिए ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में बांग्ला में बंकिम बाबू को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। तो हम जब, क्योंकि बांग्ला साहित्य को हम एक तरीके से आधार बांध रहे हैं, तो हम उसको दरकिनार तो करेंगे नहीं, इसलिए कहते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में देखें तो ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में बांग्ला में बंकिम बाबू का 1838 से समय शुरू होता है और 1994 तक, 1838 से 94 तक का इनको आशातीत सफलता प्राप्त हुई। और जो बंकिम बाबू हैं, इनके 3 उपन्यास है जो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। दुर्गेश नंदिनी को ध्यान रखिएगा 1865, और इनके अलावा मृणालिनी करके है, मृणालिनी किसका है, ये भी बंकिम बाबू का है, 1869 में है। और युगलांत्री, युगलांगुरी करके है, युगलांगुरी करके 1874 में, ये 3 है। दुर्गेश नंदिनी है जो कि 65 में आया, फिर 1869 में मृणालिनी है, युगलांगुरी 1874 में है। और क्रमशः 1873 ईस्वी 80 और इस जो है 1880 में ये जो है हिंदी में अनुदित हुए। यानी ये इतने प्रसिद्ध उपन्यासों में से रहे हैं दुर्गेश नंदिनी, मृणालिनी, युगलांगुरी, कि ये 73 में, क्योंकि देखिए 65 में आया तो 73 में उसका दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद हुआ, मृणालिनी आया 69 में, तो 80 में यहाँ पे अनुवाद हुआ, युगलांगुरी 1880 में जो है अनुवाद हुआ, 74 में आया था। और ये जितने भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं इनके सोर्स जो है कहाँ से, खुद रामचंद्र तिवारी जी गद्य साहित्य के इतिहास में लिखे हैं। रामचंद्र शुक्ल के पृष्ठ नंबर 446 से, माता प्रसाद जी की हिंदी पुस्तक साहित्य से, हिंदी साहित्य के इतिहास से। इस तरीके से आपका इसमें कुछ भी छूट नहीं रहा है, समझिए, ये इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए ये हुआ कि जो बांग्ला के उपन्यास अच्छे अच्छे थे उनको जो है हमारे लेखकों ने जो है उनको अनुवाद किया ताकि वो लोगों तक पहुंचे। अब किशोरी लाल गोस्वामी के ऐतिहासिक उपन्यासों पर बंकिम बाबू का प्रभाव दिखता है। एक चीज तो ये हमने अभी अभी पढ़ा कि जो है बांग्ला उपन्यास में देखे तो बांग्ला उपन्यास में हमने देखा बंकिम बाबू के बारे में कि उन्होंने, जो बंकिम बाबू हैं, उन्होंने किस तरीके से लिखा। तो ये चीज कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ जो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, जो उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखा, उनपे बंकिम बाबू का प्रभाव देखने को मिलता है। बांग्ला उपन्यासकारों को भी उपन्यास रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि हमें तो ये चीज हमको लगा कि हमें कहाँ से मिला प्रेरणा, बांग्ला उपन्यास से मिला, बांग्ला साहित्य से मिला। इसका मतलब बांग्ला साहित्य वालों को भी तो कहीं से मिला होगा। तो उनको प्रेरणा कहाँ से मिला, उनको प्रेरणा अंग्रेजी साहित्य से मिला। और आप ये सोचेंगे कि पूरे भारत में क्यों बांग्ला साहित्य से ही हम प्रभावित हुए, क्या और कहीं पे भी ऐसे उपन्यास की बात नहीं की गई? तो आपको पता होगा जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे, सबसे ज्यादा धनाढ्य और समृद्ध कोलकाता ही हुआ करता था, तो दिल्ली राजधानी थी नहीं। और जितनी भी चीजें आप कहते हैं, ज्ञान विज्ञान सब कुछ वहां से फैला, साहित्य भी वहां से फैला। और जो ये अंग्रेज थे उनका ज्यादा ताल्लुकात कहाँ से रहता था, वहीं पे था। तो फिर उनका लोगों के प्रभाव यानी प्रबुद्ध जनों पे प्रभाव पड़ा, तो बांग्ला साहित्य से धीरे धीरे करके समृद्ध होके हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में भी आया। अब यहाँ पे जो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, कहते हैं कि इनके जो ऐतिहासिक उपन्यास है उन पे बंकिम बाबू का प्रभाव दिखता है। अभी अभी हमने बंकिम बाबू का जो है 3 उपन्यास देखा, दुर्गेश नंदिनी देखा, मृणालिनी देखा, युगलांगुरी करके देखा। और बांग्ला उपन्यासकारों को भी उपन्यास रचना की प्रेरणा अंग्रेजी साहित्य से मिला। जो अलालेर घरेर दुलाल, इनकी रचना हेनरी फील्डिंग के टॉम जोन्स के आदर्श पर हुई थी। नाम क्या यहाँ पे देखिए बताया गया है, आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है, अलालेर घरेर दुलाल। इसकी रचना हेनरी फील्डिंग के टॉप जोन्स है, 1749 ईस्वी, इनके आदर्श पर हुआ था अलालेर घरेर दुलाल, इसकी रचना। स्वयं बंकिम बाबू अंग्रेजी के 2 प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार, अब अंग्रेजी के 2 सुप्रसिद्ध उपन्यासकारों में एक स्कॉट थे 1771 से 1832 और टेलर। तो स्वयं बंकिम बाबू ने जो है
स्कॉट और टेलर वुड दोनों से खुद स्वयं वो प्रभावित हुए। अब सोचिए किशोरी लाल जी अपने यहाँ के बंकिम बाबू से प्रभावित हुए, और बंकिम बाबू जो अंग्रेजी के उपन्यासकार में रहे, स्कॉट हैं, टेलर, वो उनसे प्रभावित हुए। इस प्रकार हिंदी कथाकारों को उपन्यास रचना की प्रेरणा प्रत्यक्षता यानी सामने से देखा जाए तो बांग्ला से मिला, और इनडायरेक्टली देखा जाए तो अंग्रेजी से मिला। अब यहाँ पे 77 के बाद यानी हमने 1877 की बात कर ली श्रद्धा राम फुलोरी का। अब इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट आता है आपका 1882 में परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु बार बार एग्जाम में पूछा गया है और आपकी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है ना। परीक्षा गुरु उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास पे कहा जाता है सीधे अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा यदि प्रारंभिक उपन्यासों पर ध्यान दिया जाए तो उसमें बीज रूप से भारत का प्राचीन कथा साहित्य है वो भी प्रेरक तत्व के रूप में काम करता हुआ लक्षित होता है। किशोरी लाल गोस्वामी के प्रसिद्ध उपन्यास में पुनर्जन्म या सौतियादा 1907 में सुशीला और सुंदरी का चरित्र वासवदत्ता और रत्नावली के आदर्श पर ढाला गया है। अब यहाँ पे देखिए किशोरी लाल गोस्वामी के अभी हमने उपन्यास आपको जब हम अभी आपको वो कंटेंट दिखा रहे थे कि इस तरीके से आपको सारे जितने भी उपन्यासकार हैं और उपन्यास उनके जो समय है उनको ध्यान रखना है। तो उसमें आपने देखा था कि ऐतिहासिक और सामाजिक श्रेणी में किशोरी लाल गोस्वामी के लगभग 65 उपन्यास लिखे हुए हैं, तो उसको डिवाइड करके वहां पे रखा गया था। यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो कथा सृजन में देखें तो वैसे तो हमारे यहाँ पे अंग्रेजी का प्रभाव भी पड़ा, लेकिन जो बीज रूप में भारत का प्राचीन कथा साहित्य वो भी प्रेरक तत्व की भूमिका के रूप में जो है प्रेरक तत्व के रूप में रहा है। किशोरी लाल गोस्वामी के प्रसिद्ध उपन्यास पुनर्जन्म या सौतियादा 1907 में, यानी ये गोस्वामी जी का उपन्यास है, प्रसिद्ध है पुनर्जन्म और सौतियादा 1907। इनमें सुशीला और सुंदरी का चरित्र जो है यानी जो किरदार निभाया है सुशीला ने और सुंदरी ने, इनका वासवदत्ता और रत्नावली ये सब संस्कृत साहित्य के हैं, तो इनके आदर्श पर ये ढाला गया है। पंडित देवी प्रसाद शर्मा उपाध्याय के सुंदर सरोजनी उपन्यास की कहानी, यानी पंडित देवी प्रसाद शर्मा जो है उपाध्याय, इनके जो है रचना के बारे में बता रहे हैं कि इनके द्वारा सुंदर सरोजनी उपन्यास की जो कहानी है वो मध्ययुगीन जो प्रेम आख्यान होते थे उनके आदर्शों पे रची गई कहानी है, और इनमें नायक नायिका के बीच प्रेम उदय का आधार स्वप्न दर्शन माना गया है। ये चीज आप देखते हैं कि स्वप्न दर्शन से किस तरीके से नायक नायिका को पा सकता है। ये कुछ आपने देखा होगा जब हमने भक्ति काल में आपको पढ़ाया था सूफी काव्यधारा, कि किस तरीके से हमारे यहाँ का जो भक्ति काल में हमारे यहाँ की जो प्रेम पद्धति रही है और जो फारसी प्रेम पद्धति रही है, फारसी प्रेम पद्धति भारतीय प्रेम पद्धति से बहुत हद तक अलग रहा है। कभी स्वप्न दर्शन से भी नायक नायिका से मिलन हो जाता है ना, या विरह में आपने देखा होगा पद्मावत का क्या हाल होता है, अखरावट इसी तरीके से आप देखें। तो ये कुछ रचनाएं वहां पे जो हम आप देखते हैं तो वहां पे फारसी प्रेम पद्धति का भी वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पंडित देवी प्रसाद जी हैं, इनके पंडित देवी प्रसाद शर्मा उपाध्याय के सुंदर सरोजनी उपन्यास की कहानी जो है वो मध्ययुगीन जो प्रेम आख्यान होते थे, मध्ययुगीन का मतलब वही है 1400 से 1700 समय, मध्यकाल का समय। अब उस समय इसमें नायक नायिका के बीच जैसे प्रेम का उदय कैसे होता था, जैसे नायिका जो है नायक के प्रेम जो है स्वप्न में आ गई और इनका प्रेम बिना देखे ही उसी स्वप्न में ही हो गया, इस तरीके से। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न संस्कृत कथा के आदर्श पर रची गई एक प्रेम कहानी है। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न, अब नाम से ही क्या लग रहा है, श्यामा स्वप्न। तो ठाकुर जगमोहन ने जो श्यामा स्वप्न लिखा है वो कहते हैं कि संस्कृत के कथा के आदर्श पर रची गई एक प्रेम कहानी ही है। वस्तुतः प्रारंभिक हिंदी लेखकों का कथा रचना संस्कार अंग्रेजी नॉवेल और बांग्ला उपन्यास के साथ ही संस्कृत की कथा आख्यायिका तथा हिंदी की मध्ययुगीन प्रेम कहानियों का समृद्ध मिश्रण देखने को मिलता है। यानी अपने यहाँ का जो उपन्यास वो कितना समृद्ध है, उसमें बांग्ला साहित्य का पुट भी है, अंग्रेजी साहित्य का भी है, संस्कृत साहित्य का भी पुट देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो पुरातन मान्यताएं आख्यायिकाएं हैं उनको भी आधार बना के जो भी उपन्यास लिखे गए हैं इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। तो इस तरीके से तो ये तो सबका मिला जुला स्वरूप हो गया है ना। अब यहाँ पे आगे कहते हैं कि अपने यहाँ का जो हिंदी उपन्यास है प्राचीन संस्कारों से मुक्त होता गया और अब वो पूर्णतः अंग्रेजी का नॉवेल हो गया। आज प्राचीन गद्य काव्य की कोई विधा इसे अपने भीतर समेट नहीं सकती। अब हमें देखिए प्रेरणा स्रोत तो पता चल गया। अब हम यहाँ पे वर्गीकरण देख लेते हैं। प्रेमचंद पूर्व युग के जो प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं, प्रेमचंद जी से पहले के जो उपन्यासकार में उसमें रहे हैं सबसे प्रसिद्ध में किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी जी अपने उपन्यास को सामाजिक, ऐतिहासिक, घटनात्मक, ये ध्यान रखना आपको कि किसने किस तरीके से डिवीजन किया है। इन्होंने विभाजन किया, किशोरी लाल गोस्वामी जी ने विभाजन किया है उपन्यास को सामाजिक, ऐतिहासिक तथा घटनात्मक, इन 3 वर्गों में ये बांट के रखे हुए हैं। उनके द्वारा किए गए धार्मिक या गृहस्थ आदि भेद सामाजिक के तहत ही आ जाते हैं।
बांग्ला के प्रारंभिक उपन्यासों का वर्गीकरण भी लगभग इन्होंने इसी आधार पे किया हुआ है। प्रेमचंद जी से पहले हमारी साहित्य चेतना दो प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचालित होती थी। कौन सी वो दो विशेषताएं थी जो प्रेमचंद जी से पूर्व जो है हमारी प्रमुख प्रवृत्तियों में थी, जो हमारे साहित्य की चेतना का आधार थी? उनमें एक विशेषता था मनोरंजन को ध्यान में रखकर उपन्यास का लेखन, दूसरा था सामाजिक जागरण को लेके। यानी अगर हमारे यहाँ पे किशोरी लाल जी कहते हैं उपन्यास को सामाजिक ऐतिहासिक घटनात्मक में बांटते हैं, तो हमारे यहाँ पे बताते हैं कि जो प्रेमचंद जी से पहले हमारा साहित्य था उसके विषय वस्तु के केंद्र में जो विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता था, उनमें एक विशेषता थी कि मनोरंजन की दृष्टि से उपन्यास लिखा जा रहा, दूसरा सामाजिक सुधार की दृष्टि से भी उपन्यास लिखा जाता था। एआरी तिलस्मी जासूसी एवं चित्र विचित्र रहस्यमय वासना परक पत्र प्रणय चित्रों से युक्त दोनों ही प्रकार के उपन्यास मनोरंजन की प्रवृत्ति से परिचालित होते थे। शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास जिनमें औपन्यासिक शैली में इतिहास के सत्य का अनुसंधान और प्रकाशन लक्ष्य होता था। यानी ये ध्यान रखना है कि ये तो बताया कि दूसरा सामाजिक, लेकिन एआरी तिलस्मी जासूसी और चित्र विचित्र जो रहस्यमय भावना है, एक प्रणय चित्रों से दोनों ही प्रकार के उपन्यास मनोरंजन की प्रवृत्ति से ये इन विशेषताओं से वो संचालित होते। नहीं तो आपको लगता है तिलस्मी एआरी जासूसी ये सब उपन्यास लिखने का पीछे का कारण क्या हो सकता है? तो देखिए सबसे पहली विशेषता थी कि लोगों को मनोरंजन की दृष्टि से भी चीजों को देखना था। जैसे आजकल हम लोग नाटक वगैरह देखते हैं, जितने भी सीरियल वगैरह आते हैं, तो उस समय भी उपन्यास वगैरह लिखा जाता था। क्यों लिखा जाता था? पहले मनोरंजन की दृष्टि से भी लिखा जाता था। इसलिए कहते हैं कि ये जो उपन्यास लिखे जाते थे, एआरी तिलस्मी जासूसी चित्र विचित्र रहस्यमय वासना, ये सब क्या है? प्रणय चित्रों से युक्त दोनों ही प्रकार के उपन्यास मनोरंजन की प्रवृत्ति से परिचालित होते थे। शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास में जिनमें औपन्यासिक शैली में इतिहास के सत्य का अनुसंधान और प्रकाशन लक्ष्य होता था। यानी कभी भी ऐतिहासिक लिखा जाए तो ऐतिहासिक में क्या चीज है? ऐतिहासिक में इतिहास के सत्य का अनुसंधान और विकास जो प्रकाशन होता था वो लक्ष्य होता था। इस युग में बहुत कम लिखे गए हैं ऐसे। अब आगे हम देखें तो ये कहा गया है कि सामाजिक जागरण की प्रेरणा से परिचालित उपन्यास उपदेश प्रधान और सुधारवादी होता था। ये तो पहली ही बात है कि जब हम सामाजिक जागरूकता के लिए कोई चीज लिखेंगे तो उसका उद्देश्य क्या होगा? उपदेश प्रधान होगा। समाज में सुधार की दृष्टि से वो उसमें जो भी तत्व डाला जाएगा समाज के सुधार की दृष्टि को ध्यान में रख के डाला जाएगा। इनमें से कुछ नव युग के परिवर्तन से भयभीत सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा के पोषण में भी प्रवृत्त थे और कुछ नवीन बौद्धिक जागरण का स्वागत करते हुए नए सुधारों का समर्थन भी कर रहे थे। इस प्रकार यदि हम उपन्यासों की रचना के मूल में काम करने वाली विशेषताओं को ध्यान में रखें तो समूचा अगर वर्गीकरण करेंगे तो कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। दो भागों में बांट सकते हैं, एक मनोरंजन प्रधान और दूसरा सामाजिक चेतना से ओतप्रोत। किंतु ये वर्गीकरण उस युग की मना स्थिति को समझने में सहायक होते हुए कृतियों के विवेचन के लिए सुविधाजनक नहीं है। मनोरंजन का तत्व थोड़ा कम और ज्यादा हर युग के कथा साहित्य में प्रेरक की भूमिका में रहता ही है। प्रेमचंद जी से पूर्व सामाजिक जागरण प्रेरित उपन्यास भी मनोरंजन के तत्व से अलग नहीं होते थे। यानी प्रेमचंद जी से पहले भी जो उपन्यास सामाजिक जागरण को ध्यान में रख के लिखा जाता था, ऐसा नहीं है कि वो जो उपन्यास होता था वो मनोरंजन के तत्व से अलग होता था। उसमें मनोरंजन के भी पुट होते थे, लेकिन जो मूल उद्देश्य जो होता था उस उद्देश्य को दरकिनार नहीं किया जाता था। ये ध्यान में रहता था कि हम ये किस लिए लिख रहे हैं। इनके अलावा इसलिए विषय को दृष्टि में रखकर किया गया श्री किशोरी लाल गोस्वामी का वर्गीकरण ही अध्ययन के लिए अधिक सुविधाजनक लगता है। तो आप जब इनका विभाजन करके देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो किशोरी लाल गोस्वामी जी जिस तरीके से ये विभाजन करते हैं, घटनात्मक है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, उनको ध्यान में रखिएगा। और किस तरीके से इन्होंने मनोरंजन परक और जो है मनोरंजन परक के अलावा जो है एक उद्देश्य था समाज सुधार को, इन दोनों को ध्यान में रख के किस तरीके से लिखा जाता था। अब इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य प्रमुखता 3 वर्गों में रखा जा सकता है। अब उपन्यास में हमने यहाँ पे देखना है कि सामान्य परिचय में हमने पहले ही जो है पहले वीडियो में ये बात कर लिया था। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ये देखिए जो इन्होंने बांटा है, विभाजन किया है, एक सामाजिक है, सामाजिक के अलावा ऐतिहासिक है और घटनात्मक है। इन क्लासिफिकेशन में आपको सामाजिक, ऐतिहासिक और घटनात्मक किशोरी लाल जो है इनके आधार पे इनको विभाजित करके देखना है। उदाहरण में देखिए जैसे सामाजिक उपन्यास में 3 उपवर्ग में, जैसे सामाजिक उपन्यास लिखा गया उसको भी इन्होंने 3 उपवर्ग में बांट दिया। सुविधा की दृष्टि से देखिए तो जो आपका सामाजिक उपन्यास है उसको इन्होंने घटना प्रधान जैसे है उसको इन्होंने कैसे बांट दिया? घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और भाव प्रधान। यानी कुछ उपन्यास हैं जिनमें घटना प्रमुख है, कुछ में चरित्र प्रमुख है और कुछ में आपको भावना प्रमुख रूप में भाव दिखने में आते हैं।
ऐतिहासिक उपन्यासों के 2 वर्ग इन्होंने किए। ऐतिहासिक में इन्होंने शुद्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक रोमांस 2 तरीके से बांटा। तो सामाजिक में 3 हो गया, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और भाव प्रधान। ऐतिहासिक उपन्यास के 2 उपवर्ग में शुद्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक रोमांस करके हो गया। इनके अलावा इसी प्रकार घटनात्मक उपन्यास, जो घटना वाले उपन्यास थे उनको भी इन्होंने 3 श्रेणी में बांटा, और जो घटनात्मक उपन्यास को 3 वर्गों में बांटा उसमें एआरी तिलस्मी करके है, जासूसी, साहसिक एवं चित्र विचित्र घटनात्मक करके, इस तरीके से इन्होंने 3 उसमें बांटा। सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास की बात करें, क्योंकि ये पहली श्रेणी है। पहली श्रेणी क्या है? सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास। अब आपको ये दिमाग में रख के चलना है कि जिस तरीके से किशोरीलाल गोस्वामी जी ने वर्गीकरण किया है, उनमें सामाजिक उपन्यास की श्रेणी को इन्होंने सबसे पहले विभाजित करके बताया है, और उसमें जो उपन्यासकार रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट उपन्यास रहा है, इन दोनों पे इन्होंने बात किया है। तो प्रेमचंद पूर्व जो सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास में आते हैं, उनमें सबसे पहले तो अभी हमने बात किया था श्रद्धाराम फुलौरी। श्रद्धाराम फुलौरी का समय जो है उनका 1837 से 1881 का समय है। तो आपको 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा उपन्यासकार है जो सामाजिक, ऐतिहासिक, आदर्शवादी है या आंचलिक है, कौन सी श्रेणी में आता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि नाम आपको दे दिया, मतलब कि 4 लोगों में से कि इसमें से पहचानो कि कौन है ये, किस श्रेणी में, किस श्रेणी में आते हैं ये उपन्यासकार और इनकी कौन सी रचना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो श्रद्धाराम फुलौरी हैं। इसके बाद लाला श्रीनिवास दास का समय 1851 से 1887 बताया गया है। बालकृष्ण भट्ट का समय देखेंगे तो 44 से लेकर 1914। फिर जगमोहन सिंह का समय अगर देखें तो 47 से 99। श्री राधा कृष्ण दास, यहाँ पे आप देखिए श्री राधा कृष्ण दास का समय जो है 1865 से जो है उनका बताया गया है। इसके बाद देखिए श्री किशोरलाल गोस्वामी का 1865 से 31, यानी पहले श्रद्धाराम फुलौरी हैं, इनके बाद लाला श्रीनिवास दास का बताया गया है, और इसके बाद जो है बालकृष्ण भट्ट का बताया गया 1844, जगमोहन सिंह 47, श्री राधा कृष्ण दास 1865, श्री लज्जाराम मेहता, श्री किशोरीलाल गोस्वामी, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय 1865, श्री ब्रजनंदन साय 1874, श्री मन्नन देवी। ये सभी लोग सामाजिक उपन्यासकार के तौर पे प्रेमचंद जी से पूर्व के समय में आते हैं। एक तो आप ये ध्यान रखिए कि ये प्रेमचंद जी से पूर्व के समय के हैं, ऊपर से ये कौन सी श्रेणी में आते हैं, ये सभी सामाजिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। पंडित श्रद्धाराम फुलौरी ने एक ही उपन्यास लिखा और उसी से हम उपन्यास की शुरुआत मान लेते हैं। क्या था उस उपन्यास में? तो जो इन्होंने भागवती 1877 में लिखा था। बेसिकली भागवती जो है, कहते हैं कि ये जो उपन्यास लिखा गया था ये धर्म उपदेशक की भांति लिखा गया था, क्योंकि इसमें जो भागवती के रूप में इन्होंने ऐसी पोथी हिंदी भाषा में लिखी कि जिसके पढ़ने से भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्राप्त हो। यानी यहाँ पे एक काम इन्होंने किया श्रद्धाराम फुलौरी जी ने, जो भारत की स्त्रियां हैं उनको, भारत की स्त्रियों को इन्होंने शिक्षा देने की दृष्टि से जो है ये उपन्यास लिखा है, जो नाम है क्या, भागवती 1877 में। तो जिसके पढ़ने से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसके पढ़ने से भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। और आपको 4 उपन्यास के नाम दे दिए, परीक्षा गुरु दे दिया, भागवती दे दिया, मैला आंचल दे दिया, मानस का अंश दे दिया, तो आपको पहचानना होगा, इसलिए ये ध्यान रखिए। और ये उपन्यास धर्म उपदेशक की भांति लिखा गया था, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी हिंदी में लिखा गया था, सुगम सरल हिंदी में, जो सबको समझ में आया। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, वो परीक्षा गुरु उपन्यास है। श्रद्धाराम फुलौरी के भागवती के बाद अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट दूसरे नंबर पे आता है, वो यही उपन्यास आता है लाला श्रीनिवास दास का। बहुपठित व्यक्ति थे, बहुत सारे पढ़ने, मतलब बहुत चीजों को पढ़ने वाले थे, और उनका प्रसिद्ध उपन्यास है परीक्षा गुरु 1882। ज्यादातर यूजीसी नेट से लेके और भी हायर कमीशन वगैरह के एग्जाम में इस सिलेबस में लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप ध्यान से परीक्षा गुरु उपन्यास का सारांश समझिए। 1882 में जब ये उपन्यास आया तो ये कहा जाता है कि उपन्यास अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है। लेखक ने नई चाल को समझाते हुए लिखा है कि अपनी भाषा में अब तक वार्ता रूपी जो भी पुस्तकें आई उनमें अक्सर नायक नायिका वगैरह का हाल ठेठ से सिलसिलेवार यथाक्रम लिख दिया जाता था। जैसे मान लो कोई राजा, बादशाह, सेठ, साहूकार का लड़का था, उसके मन में इस बात से रुचि हुई, उसका ये परिणाम निकला, ऐसे वैसे मतलब लिख दिया जाता। कभी ऐसे नहीं लिखा गया कि किसी की आंख की पट्टी को खोलना, कुछ ऐसे नहीं लिखा गया, जैसे डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पे कोई भी चीज लिख दिया जाता था। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये अपने आप में अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहली बार लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में
जब ये शुरुआत होता है, यानी जो परीक्षा गुरु उपन्यास का शुरुआत होता है, एक झटका सा आपको लास्ट तक लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए ये सिलसिला इस तरीके से शुरू होता है कि लाला मदन मोहन नाम का एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में असबाब देख रहा था, यानी परफ्यूम, आई थिंक असबाब का मतलब होता है, देख रहा था। और उसके जो दोस्त थे लाला ब्रजकिशोर, लाला मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल उनके साथ हैं। मतलब लाला मदन मोहन है दिल्ली के रईस आदमी, बहुत बड़े आदमी हैं, और उनके जितने भी 4 दोस्त हैं उनमें लाला ब्रजकिशोर उनके साथ, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल, ये सभी सौदागर की दुकान में असबाब देख रहे थे। अब ये जब देख रहे थे तो इनमें जो मदन मोहन कौन, ब्रजकिशोर कौन, चुन्नीलाल कौन और शंभू दयाल कौन, इनका स्वभाव कैसे है, ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, हर एक की हालात क्या है, यहाँ इस समय ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, ये बातें पहले से कुछ भी नहीं बताई गई। समझ रहे हैं, सीधे सीधे उपन्यास पे आगे कुछ नहीं बताया, ये कौन है, क्या चीज कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा मतलब ये कहा गया कि जो है ऐसा कुछ बताया नहीं गया। एक मिनट, हाँ यहाँ पे एकत्रित हुए लेकिन कुछ भी यहाँ पे बताया नहीं गया। अब क्या हुआ कि परस्पर इनका संबंध कैसे, हर एक की हालत क्या है, क्यों इकट्ठा हुए, ये बातें पहले कुछ भी नहीं यहाँ पे बताई जाती। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य से जब पुस्तक पढ़ते चले जाएंगे तो अपने मौके पर सब भेद खुलता चला जाएगा और आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा। प्रकट ये है कि लेखक ने इस नाटकीय आरंभ को ही नई चाल कहा है। रचना की ये नई चाल उसने अंग्रेजी उपन्यासों से प्रेरित होकर ही लिया है। उसने स्वयं भी महाभारत आदि, संस्कृत गुलिस्ता वगैरह फारसी के साथ ही स्पेक्टरर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कपूर आदि के पुराने लेखों से सहायता लेने की बात कही है। यानी इन्होंने परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है तो उसमें उन्होंने किन किन चीजों की मदद ली है उसको भी यहाँ पे मेंशन किया है। महाभारत, संस्कृत गुलिस्ता वगैरह फारसी के साथ ही स्पेक्टरर है, लॉर्ड बेकन है, गोल्ड स्मिथ है, विलियम कपूर आदि के पुराने लेखों से भी सहायता ली। इस प्रकार तकनीक की नवीनता की दृष्टि से निश्चय ही परीक्षा गुरु का हिंदी का पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है। और इसको ये देखिए, परीक्षा गुरु को क्या कहा गया, हिंदी का है, लेकिन ये पहला ऐसा है जो अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में दिल्ली के एक कल्पित रईस लाला मदन मोहन है, उनका स्वाभाविक चित्रण है। लाला मदन मोहन जो कि रईस आदमी है, उनका जीवन अगर देखें तो झूठे खुशामदियों के बीच भोग विलास में कटता है, यानी खूब पैसा है और जो उनके दोस्त हैं एक से बढ़ के एक लालची है। और जब तक हमने कहा पैसा है तब तक इनके दोस्त हैं, अभी जब पैसा नहीं रह जाएगा तो आप इनकी कहानी देखिएगा। इसलिए बहुत बड़ी शिक्षा इस कहानी के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से दी गई है। क्या होता है, उनके जो झूठे खुशामदी दोस्त हैं वो बहुत ही ज्यादा उनसे प्रभावित होते हैं। इनका पूरा समय भोग विलास इसी समय बीतता है। उनके मित्र होते हैं लाला ब्रजकिशोर, और इनके एक मित्र होते हैं जो इनके सबसे सच्चे मित्र होते हैं, लाला ब्रजकिशोर। और ये जो होते हैं वो चिंतित होते हैं कि हमारा दोस्त, क्योंकि ये होता है कि शुरुआत से इनके जो पिताजी रहे हैं लाला ब्रजकिशोर के, इनके यहाँ पे काम करते रहे हैं और कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा इनका इन पे ऋण रहा है, और वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। उन्हें लगता है कि नहीं, हमें जो है इस परिस्थिति में भी अगर ये फंसते जा रहे हैं तो हमें निकालना चाहिए। भले ही मित्र ध्यान दे रहा है या नहीं, लेकिन ये एक सच्चे जो कर्तव्य परायण व्यक्ति होते हैं, कर्तव्य परायण मित्र होता है, उसी की भांति जो है लाला ब्रजकिशोर जो है अपने जो दोस्त हैं उनकी मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं। हालांकि जो है ये इतने मतलब अपने गुरूर में आ जाते हैं कि ये अपने जो झूठे मित्र हैं उनकी बात मानने लगते हैं और अपने विवेक को खोने लगते हैं। जीवन में नई कठिनाइयों को झेलने के बाद भी जो लाला ब्रजकिशोर है, उनके प्रयत्न से जो लाला मदन मोहन है वो सही रास्ते पर आ जाता है। लेखक के अनुसार जो बात 100 बार समझाने में भी इंसान को समझ में नहीं आता, वो एक बार की परीक्षा से मन में बैठ जाता। देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास नाम रखा गया है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी बात है। हो सकता है लाला ब्रजकिशोर उनको बार बार वकील थे, बार बार समझाते थे, उन्हें पता था कि इनके दोस्त कैसे हैं, लेकिन वो चीज वो समझ में नहीं आता था। एक समय तक इन्हीं को ही निकाल दिए थे, इन्हीं को डांट रहे थे कि तुम ही नहीं चाहते कि हम इनके साथ रहें, ये सारी चीजें। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में कोई भी चीज आप किसी को बार बार समझाओ तो भी नहीं समझ सकता। वो जीवन में एक ऐसी घड़ी है कि वो परीक्षा की घड़ी है, और परीक्षा ही एक तरीके से एक्चुअल जो टेस्ट करता, वही परीक्षा ही इंसान का गुरु होता है। और उसमें अपने आप को आप जान सकते हैं कि आप किस स्थिति में हैं। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि अपने आप में वो सही रास्ते पे फिर आ जाता है, और फिर इस तरीके से इसी वास्ते लोग परीक्षा को क्या मानते हैं, गुरु मानते हैं। इसी आधार पर लेखक ने अपनी इस कृति का नाम परीक्षा गुरु रखा है। ये रचना उपदेश प्रधान रचना है।
इसकी रचना संस्कृत अथवा फारसी अरबी के कठिन शब्दों को बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल की भाषा में हुई है, ताकि सबको समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे पहले हमने श्रद्धाराम फुलोरी का भागवती देखा, दूसरे नंबर पे हमने किसकी रचना के बारे में पढ़ा जो इंपॉर्टेंट था, 1882 परीक्षा गुरु जो इंपॉर्टेंट था। अब थर्ड नंबर पे पंडित बालकृष्ण भट्ट। पंडित बालकृष्ण भट्ट के 2 उपन्यासों को आपके यहाँ पे मेंशन किया गया है, दोनों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक का नाम है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी का समय बताया गया 1886 और 100 अजान एक सुजान 1892, यानी 86 से लेकर 1892 ये 2 कालखंड बताए गए हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट के 2 उपन्यास, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। इसके बाद श्री मुकुटधर भट्ट, श्री मधुकर भट्ट, मुकुटधर नहीं है, श्री मधुकर भट्ट है। इनका 1879 ईस्वी के नवंबर के महीने के हिंदी प्रदीप की फाइलों के आधार पर उनके रहस्य कथा नामक तीसरे उपन्यास का उल्लेख किया गया है। रहस्य कथा किसका है? श्री मधुकर भट्ट का। हालांकि ये कृति अपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने पहले भी आपको बताया था कि पंडित बालकृष्ण भट्ट का जो 100 अजान एक सुजान है और इनके अलावा नूतन ब्रह्मचारी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अब यहाँ पे जो नूतन ब्रह्मचारी है, आप थोड़ा कथानक समझिए। नूतन ब्रह्मचारी में महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हैं, महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का नाम है विठल राव और विठल राव के पुत्र हैं ब्रह्मचारी विनायक। ब्रह्मचारी विनायक जो कि विठल के पुत्र, वो सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के सरदार के हृदय परिवर्तन कर देते हैं। यानी डाकुओं का हृदय परिवर्तन तो कैसे, अंगुलीमाल का जो है संत ने परीक्षा लिया और उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि तुम्हारी बताओ, तुम्हारे पाप के भागीदार कौन कौन होंगे? क्या जो तुम पाप करते हो उसमें तुम्हारा परिवार, तुम्हारे हितैषी जिनके लिए सब कुछ करते हो भागीदार हैं? और जब वो पूछने जाते तो उनको पता चलता कि नहीं, ये सब तो हमारे पाप में भागीदार है नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो नूतन ब्रह्मचारी लिखा गया है, इसमें यह कि महाराष्ट्र के ब्राह्मण विठल राव के पुत्र ब्रह्मचारी विनायक, इनके सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा देने के लिए लिखा गया था। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा ऐसा उपन्यास विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा देने के लिए लिखा गया, और ये उपन्यास किसका है? तो नूतन ब्रह्मचारी है। और उपन्यास किसका है? पंडित बालकृष्ण भट्ट का। 100 अजान एक सुजान युवकों के लिए लिखा गया है। अब एक चीज है, इन्होंने एक तो विद्यार्थियों के लिए लिखा, जो क्या नाम है उसका, नूतन ब्रह्मचारी, और दूसरा इन्होंने कहा कि हमने 100 अजान एक सुजान युवकों के लिए लिखा है। इसमें अवध प्रांत के अनंतपुर निवासी जो परम धार्मिक सेठ हीराचंद है, परम धार्मिक सेठ हीराचंद के 2 पौत्र, 2 पौत्रों में एक रिद्धिनाथ है, एक निधिनाथ है। वो रिद्धि और निधि जो है वो अजानों के फेर में पड़कर विलासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यानी अवध प्रांत के अनंतपुर निवासी परम जो जीवन व्यतीत कर रहे थे, 2 पुत्र हीराचंद के थे, रिद्धि सिद्धि, ये लोग अजानों के पेड़ में पड़कर विलासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनका शिक्षक चंद्रशेखर सुजान। 100 अजान एक सुजान का मतलब समझ रहे हैं? अजान कौन हुआ? रिद्धि और सिद्धि, जो क्या किए, विलासिता में डूब गए। लेकिन सुजान मतलब उनका शिक्षक चंद्रशेखर, वो कुछ दिनों के लिए उनका साथ जो होता है शिक्षक, वो छोड़ देता है। अंततः रिद्धि और निधि जालसाजी के अपराध के उसमें पकड़े जाते हैं और चंद्रशेखर यानी सुजान आकर उन्हें बचाता है। तो ये उपन्यास भी परीक्षा गुरु की परंपरा में रखा जा सकता है कि जैसे आपने देखा लाला मदन मोहन जो है, पूरी तरह उनका घर बार सब कुछ बिक जाता है, जेल में बंद हो जाते हैं, इतना कर्ज हो जाता है। इसके बाद भी उनका दोस्त उनको छोड़ के नहीं जाता, लाला ब्रजकिशोर आके उनको बाद में जेल से भी छुटाते हैं, उनको बरी भी करवाते हैं, उनके जो कर्ज हैं उनको भी पूरा करवाते हैं, मतलब साथ नहीं छोड़ते। और यहाँ पे आप बालकृष्ण भट्ट का देख रहे हैं कि 100 अजान एक सुजान है, नूतन ब्रह्मचारी है। जहाँ नूतन ब्रह्मचारी ये विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए लिखते हैं, वैसे ही आप देखते हैं इनका 100 अजान एक सुजान जो है युवकों को शिक्षा देने के लिए ये लिखते हैं। इसके बाद जो है ये उपन्यास की परंपरा में कही जा सकती है। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न। अब यहाँ पे देखिए जो ठाकुर जगमोहन जी हैं, इनकी जो रचना का नाम है श्यामा स्वप्न, 1888, समय भी ध्यान रखिएगा। श्यामा जो है वो ब्रह्मा कुमारी और श्याम सुंदर क्षत्रिय कुमार। तो क्षत्रिय कुमार और जो श्यामा है वो ब्राह्मण कुमारी हैं। इनकी प्रणय कथा का एक काल्पनिक चित्रण है। इसमें मध्यकालीन प्रेम कहानियों के सभी उपकरण, सखी है, दूती है, प्रेम पत्र, मिलन विरह आदि विद्यमान है। इसके दृश्य वर्णन संस्कृत कवियों की स्मृति सजीव कर देते हैं। काल्पनिक होते हुए भी श्यामा स्वप्न की कहानी ब्राह्मण कुमारी और क्षत्रिय कुमार के प्रणय संबंध की संभावना की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे एक तरीके से देख रहे हैं ये प्रणय से संबंधित है। यानी अभी तक जितना भी आपने उपन्यास देखा, हर एक उपन्यास की विषय वस्तु अलग है। कोई स्त्रियों को गृहस्थ जीवन में कामयाब होने के लिए
आपने देखा सदाराम जी ने फुलौरी जी ने लिखा भागवती। इसके बाद परीक्षा गुरु शिक्षा देने के लिए लिखा गया। फिर 100 अजान एक सुजान में आपने देखा कि सही रास्ते पे लाने के लिए लिखा गया। और बच्चों के लिए इस तरीके से उन्होंने, बालकृष्ण भट्ट जी ने कौन सा अभी लिखा था, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, कौन सी रचना थी, बालकृष्ण भट्ट ने जो बच्चों के लिए लिखा था, या मतलब वही विद्यार्थियों के लिए लिखा था, ये कहेंगे इनका है नूतन ब्रह्मचारी करके। और फिर आप यहाँ पे इसकी विषय वस्तु देख रहे हैं तो बिल्कुल अलग ही है ना। और इस ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका श्यामा स्वप्न था। श्यामा स्वप्न ये प्रणय पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है। इसके बाद श्री राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास निसहाय हिंदू लिखते हैं 1890 में। और राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू नामक उपन्यास जो होता है वो गोवध निवारण की भावना से प्रेरित होकर, यानी जो गाय का वध किया जाता है उसका निवारण कैसे हो, राधा कृष्ण दास ने उसी से प्रभावित होकर कविता लिखी। इसके बाद पंडित लज्जाराम मेहता, पंडित लज्जाराम मेहता जो है उनके धूत रसिक लाल, यानी पंडित जो लज्जाराम मेहता है इनके धूत रसिक लाल 1889, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904। और इनके अलावा जो है बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी 1907 तथा आदर्श सिंधु 1914 आदि कई उपन्यास जो है प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखिए सारे उपन्यासों के नाम दिए गए, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, ये चीज मान के चलिए। अब यहाँ पे देखिए वो अपने यहाँ पे बताया गया कि जो धूर्त रसिक लाल उपन्यास है उसमें रसिक लाल की धूर्तता ही दिखाई गई। वो अपने मित्र सेठ सोहन लाल की अनेक दुर्व्यसनों में फंसकर, कौन, सोहन के अनेक दुर्व्यसनों में रसिक लाल जो है फंसकर उनका सर्वस्व हरण करता है, किंतु अंततः वो पकड़ा जाता है और दंड भी पाता है। कहना चाहे तो इस चरित्र प्रधान, यानी इसको कहना चाहे तो एक चरित्र प्रधान उपन्यास कह सकते हैं। बाकी इसके बाद जो इन्होंने लिखा है स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी करके, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी का क्या मतलब होता है, ये उपन्यास है दो सगी बहनों की कहानी। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी करके ये दो बहनों की कहानी है। रमा जो होती है वो अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित होती है और नारी स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती है। लक्ष्मी जो है वो भारतीय संस्कृति के अनुकूल पतिव्रता नारी का जीवन, तो विरोधाभास हो गया ना। रमा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है, स्वतंत्र जीवन की बात करती है, स्वतंत्र विचरण की बात करती है। वहीं पे उसी की बहन जो दूसरी वाली है वो जो है स्वतंत्र जीवन नहीं व्यतीत करती, जो कि भारतीय संस्कृति के अनुकूल जो पतिव्रता नारी का जीवन है वो सहज वो वाला जीवन जीती है। तो लेखक यहाँ पे एक तरीके से तुलनात्मक आधार भी दिया है। और यहाँ पे देखिए हिंदी का गद्य साहित्य जो है, यहाँ पे अब आगे ये कहते हैं कि आदर्श दंपति जो है, ये जो रचना आदर्श दंपति है, इसमें पति पत्नी दोनों ही भारतीय संस्कृति के अनुसार एक दूसरे को प्रेम करते हैं और आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी, तो बिगड़े का सुधार और सती सुखदेवी के बारे में बात करें तो ये है एमए तक शिक्षा प्राप्त नई सभ्यता की हिमायती बनवाली बाबू और उनकी सती साध्वी पत्नी सुखदेवी की कहानी। वनमाली बाबू नई रोशनी की धुन में एक होटल की नौकरानी मेम से ब्याह कर लेते हैं, किंतु अंत में उनके मन से परदेसीपन का भूत निकल जाता और वो पुनः स्त्रियों की रानी सुख देवी के पास आ जाते हैं। आदर्श हिंदू में पंडित प्रियानाथ व उनके अनुज कांतानाथ की भी कहानी है। प्रियानाथ की पत्नी प्रियंबदा आदर्श हिंदू महिला है। कांतानाथ की पत्नी सुखदा वस्तुतः दुखदा है और निरंतर कलह करती रहती है। तीर्थ यात्रा में उसकी सब कुछ लूट जाता है और अंत में वो सुधर जाती है। लेखक ने इस उपन्यास में तीर्थ यात्रा के व्याज से एक ब्राह्मण कुटुंब में सनातन धर्म की भक्ति का आदर्श और अपने विचारों को वानगी के रूप में प्रस्तुत किए हैं। शर्मा जी वस्तुतः भारतीय संस्कृति के समर्थक एवं अखबार नवीस रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो किशोरी लाल जी हैं, किशोरी लाल गोस्वामी प्रेमचंद पूर्व युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यासकारों में से एक है। 1865 का इनका काशी में जन्म हुआ था और इनके नाना कृष्ण चैतन्य भारतेंदु हिंदू हरिश्चंद्र के साहित्य गुरु हुआ करते थे। इनके गुरु जो थे, इनके नाना जो थे कृष्ण चैतन्य, ये भारतेंदु हिंदू हरिश्चंद्र के साहित्यिक गुरु हुआ करते थे। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका विचार सनातन हिंदू धर्म के अनुकूल है। इन्होंने सब मिलाकर लगभग 65 उपन्यास लिखे। इनके सामाजिक उपन्यासों में जो सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में है, यहाँ पे देखिए जो किशोरी लाल गोस्वामी 1865 में इनका हमने जन्म बताया। कुल 65 उपन्यास इन्होंने लिखा और उनके जो सामाजिक उपन्यास हैं उन उपन्यासों में त्रिवेणी है, सौभाग्य श्रेणी है, लीलावती आदर्श सती 1901 है, स्वर्गीय कुसुम कुमारी 1901 में है,
राजकुमारी 1902 में है, चपला व नव्य समाज 1803 से 4 में है, पुनर्जन्म व सौतिया दाह करके 1907 में है। इनके अलावा माधवी माधव व मदन मोहिनी अंगूठी का नगीना